दोस्तों डीकैथलॉन इंडिया में सबसे बड़े ब्रांड में से एक है और आज डीकैथलॉन इंडिया में इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि आज जहां adidas ने 1551 करोड़ का रेवेन्यू कमाया, नाइकी ने 814 करोड़ कमाया, रिबॉक ने 417 करोड़ कमाया, लेकिन डीकैथलॉन ने अकेले ही 2936 करोड़ का रेवेन्यू कमाया। डीकैथलॉन पिछले कुछ सालों में इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड बना है। इसका रेवेन्यू 2936 करोड़ है। Decathlon is bigger than Nike, Adidas and Reebok in India. और आपको ये सुन के हैरानी होगी कि एक तरफ जहां नाइकी और adidas को बड़े बड़े सेलिब्रिटीज प्रमोट करते हैं, डीकैथलॉन को कोई भी सेलिब्रिटी प्रमोट नहीं करता। सेलिब्रिटी तो दूर की बात, डीकैथलॉन तो एड्स भी नहीं चलाता। लेकिन फिर भी आज डीकैथलॉन इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड बन चुका है। तो सवाल यह है कि बिना किसी मार्केटिंग बजट के, बिना किसी सेलिब्रिटी के डीकैथलॉन इंडिया में इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना? डीकैथलॉन में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से नाइकी और adidas जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स भी डीकैथलॉन के सामने हार बैठे? और डीकैथलॉन की बिजनेस स्ट्रेटजी से हमें क्या सीख मिलती है, जानेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों डीकैथलॉन की बिजनेस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हमें इंडिया के 1990 स्पोर्ट्स मार्केट को समझना होगा। और अगर आप 90s किड हैं तो आपको गर्मियों की छुट्टी तो याद ही होगी। उस टाइम हम क्या करते थे? सुबह क्रिकेट खेलते थे, दोपहर को रसना पीते थे और शाम को फिर से क्रिकेट खेलते थे। और 2008 के बाद सुबह क्रिकेट, दोपहर को रसना और शाम को आईपीएल देखते थे। और उस टाइम जब भी हम टेनिस बॉल खरीदते थे, क्या हम कभी ब्रांडेड टेनिस बॉल खरीदते थे? नॉट एट ऑल। उस टाइम पे ब्रांडेड तो दूर की बात, अनब्रांडेड बॉल के लिए भी कॉन्ट्री लेके बॉल खरीदना पड़ता था। और ये जो बॉल हम खरीदते थे हमेशा किसी छोटे दुकान वाले चाचा से खरीदते थे, राइट? और उनकी दुकान पर जो कलेक्शन होता था वो बहुत ही लिमिटेड होता था। उनके पास क्या मिलता था? ज्यादा से ज्यादा एमआरएफ के बैट्स, एक चाइनीज कंपनी का फुटबॉल और ज्यादा से ज्यादा उनके पास योनेक्स के बैडमिंटन के रैकेट्स मिलते थे। और यही कहानी थी इंडिया की स्पोर्ट्स मार्केट की, जहां स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स सिर्फ छोटे छोटे दुकानों में मिलते थे और क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन के अलावा कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं मिलते थे। और उस टाइम पर अमीर लोग क्या करते थे? अमीर लोग सिर्फ नाइकी, adidas और रीबॉक से प्रोडक्ट्स खरीदते थे और ये ब्रांड्स सिर्फ बड़े बड़े मॉल्स में हुआ करते थे। और नाइकी और adidas जैसे ब्रांड्स के पास भी सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल के प्रोडक्ट्स के अलावा कुछ और नहीं मिलता था। और यहीं पर दोस्तों डीकैथलॉन ने इंडियन मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप ढूंढा। जब पूरी दुनिया को सिर्फ इंडिया में क्रिकेट और फुटबॉल दिखता था, डीकैथलॉन ने इंडियन मार्केट को 4 पार्ट्स में समझा। इस चार्ट में 4 टाइप के कस्टमर्स हैं। पहला टाइप है होपफुल कस्टमर्स। होपफुल मतलब तुम्हारे और मेरे जैसे लोग जिनके पास क्रिकेट खेलने का स्किल तो था, लेकिन अपने पास इतने पैसे नहीं थे कि हम हर बार ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जाके खरीदे। फिर आते हैं बिगिनर्स। ये ऐसे लोग हैं जिनके पास स्किल भी कम होता है और इनके पास पैसा भी कम होता है। ये वो बच्चा है जो खुद का बैट कभी नहीं लाता और ना कभी बैट खरीदता है। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि वो 5 रन से ज्यादा नहीं बनाने वाला। और इंडिया में बिगिनर्स हर स्पोर्ट में होते हैं। इंडिया में लोग बैडमिंटन से लेके, टेनिस से लेके, स्क्वॉश तक सब कुछ खेलते हैं। लेकिन उस टाइम पर सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल के अलावा कोई भी स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट्स नहीं मिलते थे। फिर आते हैं थर्ड टाइप ऑफ कस्टमर्स, जो है कैजुअल एंथुसियास्ट। इनको बैट घुमाना नहीं आता, लेकिन इनके पास पैसे बहुत होते थे। ये वही अमीर बच्चा है जो नाइकी के जूते और एसजी का बैट लेके आता है, लेकिन सिर्फ 2 रन बना के आउट हो जाता है। फिर भी हम इसको हमेशा खेलने बुलाते थे। क्यों? क्योंकि इसके पास सबसे अच्छा बैट हुआ करता था। और लास्ट में आते हैं एलिट्स। इनके पास स्किल और पैसा दोनों होता है। ये होते हैं क्लब वाले प्लेयर्स जो क्रिकेट प्रैक्टिस करने के लिए क्रिकेट क्लब जाते हैं। ये बैट खरीदेंगे तो इंग्लिश विलो ही खरीदेंगे, शूज खरीदेंगे तो नाइकी ही खरीदेंगे, क्योंकि ये अपने स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं। तो ये 4 टाइप के कस्टमर्स कौन से हुए? होपफुल्स, बिगिनर्स, कैजुअल एंथुसियास्ट और एलिट्स। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 2000 से 2010 तक इंडिया में जो भी बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड्स थे वो सिर्फ एलिट्स और कैजुअल्स को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि बस यही पैसे वाली ऑडियंस थी। और अपने लोकल स्टोर्स जो थे वो होपफुल्स और बिगिनर्स को टारगेट करते थे। बेसिकली मिडिल क्लास लोग लोकल स्टोर्स जाते थे और अमीर लोग नाइकी और adidas के पास जाते थे। और मार्केट नंबर्स देखा जाए तो इंडिया का स्पोर्ट्स मार्केट 2012 में 16,000 करोड़ का था, जिसमें 75% अनऑर्गेनाइज्ड यानी लोकल स्टोर्स वाला अनब्रांडेड मार्केट था और 25% ऑर्गेनाइज्ड यानी नाइकी, adidas जैसे ब्रांड्स का मार्केट था। तो 100 में से 75 लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते थे।
अभी आप मुझे बताओ, अगर आप एक ब्रांड होते तो आप इन कंजूस मिडिल क्लास के पास जाते या इस अपर क्लास के पास जाते जिनके पास एक्चुअल में पैसा था? और उस टाइम पर अगर आप किसी भी एनालिस्ट के पास चले जाते तो आपसे यही कहते कि भाई ब्रांडेड मार्केट को ही पकड़ना, क्योंकि मिडिल क्लास इंडिया को सिर्फ सस्ता प्रोडक्ट चाहिए। तो मिडिल क्लास के लिए अगर प्रोडक्ट्स बनाओगे तो सस्ते प्रोडक्ट्स बेचने के चक्कर में लॉस खा बैठोगे। लेकिन सबको ये देख के हैरानी हुई कि जब डीकैथलॉन 2009 में इंडिया आया, तब डीकैथलॉन ने नाइकी और एडिडास के छोटे मार्केट में खेलने के बजाय इस बड़े अनब्रांडेड मार्केट को कैप्चर किया। और जब नाइकी और एडिडास इन एलिट्स और कैजुअल एंथुसियास्ट के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे थे, डीकैथलॉन ने इन होपफुल्स और बिगिनर्स को टारगेट किया। कैसे? डीकैथलॉन ने बनाया इंडिया के लिए सस्ता टिकाऊ प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट्स बनाया उन्होंने हर तरह के स्पोर्ट्स के लिए। तो अगर आज आप डीकैथलॉन के स्टोर में जाओ तो आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और बैडमिंटन के अलावा स्विमिंग, स्क्वॉश और स्कीइंग के लिए भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ये थी डीकैथलॉन की पहली स्ट्रैटेजी, यानी होपफुल्स और एंथुसियास्ट के लिए क्रिकेट और फुटबॉल के अलावा जितने भी स्पोर्ट्स हैं उन सारे स्पोर्ट्स के लिए जो भी प्रोडक्ट्स लगेंगे उन प्रोडक्ट्स को सस्ते दाम में अच्छी क्वालिटी में बेचना। अब आते हैं डीकैथलॉन की दूसरी स्ट्रैटेजी पर, और वो है इनका स्टोर डिजाइन। दोस्तों, डीकैथलॉन के स्टोर डिजाइन में 3 ओपन सीक्रेट्स हैं। पहला सीक्रेट है इनका टच एंड फील फैक्टर। आपने देखा होगा कि डीकैथलॉन का हर सेक्शन काफी स्पेशियस होता है और इतनी जगह होती है कि लोग उसी जगह पर खेलने लग जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप डीकैथलॉन में क्रिकेट भी खेलने लग जाओ तो भी डीकैथलॉन के स्टोर मैनेजर्स आपको कुछ नहीं बोलेंगे। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जब भी इंसान किसी भी प्रोडक्ट को टच एंड फील करता है तो ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहता है कि टच एंड फील से कस्टमर के प्रोडक्ट खरीदने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसे प्रोडक्ट साइकोलॉजी में कहते हैं एंडोमेंट इफेक्ट। इनफैक्ट कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो ये भी कहते हैं कि टच एंड फील से कस्टमर के दिमाग में प्रोडक्ट की वैल्यू 60% से बढ़ जाती है। यानी ऑनलाइन अगर कस्टमर एक प्रोडक्ट पर 1000 रुपए खर्च करने को रेडी हो जाएगा तो उसी प्रोडक्ट को स्टोर में टच एंड फील करने के बाद 1600 रुपीज तक देने के लिए रेडी हो जाएगा। ये पावर है टच एंड फील की, और ये है डीकैथलॉन का पहला ओपन सीक्रेट। दूसरा सीक्रेट है इनका ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कल डीकैथलॉन में टेनिस शूज लेने जाओ और आपके सामने अगर 2000, 3000 और 5000 के जूते हो, तो लोकल स्टोर का जो सेल्समैन होता है वो आपसे पहले पूछेगा कि आपका बजट क्या है, और अगर आपने 5000 बोला तो वो डायरेक्टली आपको 5000 के जूते दे देगा। फेयर पॉइंट, राइट? बट यू नो व्हाट, डीकैथलॉन का एम्प्लॉय आपको पहले ये पूछेगा कि आप कितने साल से टेनिस खेल रहे हो और आपके पास चाहे कितना भी बजट हो। अगर आप बिगिनर हो तो डीकैथलॉन का एम्प्लॉय आपको स्पेसिफिकली 2000 के जूते ही रेकमेंड करेगा। अगर आप खुद भी बोलो कि आपको 5000 के शूज लेने हैं तो भी डीकैथलॉन के एम्प्लॉयज आपसे यही कहेंगे कि आपके लिए 2000 के जूते काफी है। तो आप समझ रहे हो, अगर आप ज्यादा पैसा देना चाहे तो भी डीकैथलॉन के लोग आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट रेकमेंड करेंगे जो आपके लिए जरूरी है। इससे आपका पैसा बच जाता है और डीकैथलॉन को शॉर्ट टर्म में नुकसान होता है। लेकिन अब आप मुझे बताओ, नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लेना हो तो आप कहाँ जाओगे? एक ऐसी शॉप में जहां दुकानदार आपको महंगी सी महंगी चीजें दे, या डीकैथलॉन जहां लोग आपको सिर्फ वही दे जो आपके लिए जरूरी है? डीकैथलॉन ही जाओगे, राइट? और यही है डीकैथलॉन की स्ट्रैटेजी, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि अगर आप एक कस्टमर के पैसे बचाकर उसका ट्रस्ट जीत लेते हैं तो उसके बाद हर बार कस्टमर आपके पास ही आएगा। तो शॉर्ट टर्म में शायद कम पैसा कमाने मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में कस्टमर हर बार आपके पास ही आएगा। और इसी ट्रस्ट की वजह से डीकैथलॉन लॉन्ग टर्म में ज्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट कमाता है। एंड फाइनली डीकैथलॉन का लास्ट ओपन सीक्रेट है उनका प्रोडक्ट प्लेसमेंट। हमने जब डीकैथलॉन स्टोर विजिट किया तो हमने ये देखा कि डीकैथलॉन के पास 100 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक सारे रेंज के प्रोडक्ट्स हैं, और वो अपने प्रोडक्ट को जिस तरह से प्लेस करते हैं उससे ही उनका सेल बढ़ जाता है। और यही स्ट्रैटेजी वॉलमार्ट भी यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, वॉलमार्ट और डीकैथलॉन हमेशा अपने एंट्रेंस पर अल्ट्रा चीप प्रोडक्ट्स रखते हैं। जैसे अगर आपको दूध मार्केट में 40 रुपए को मिलता है तो वॉलमार्ट अपने मिल्क पैकेट को 20 रुपए में बेचेगा, और वो भी एंट्रेंस पे रखकर। क्यों? जब भी कोई कस्टमर देखेगा कि उसको वॉलमार्ट में दूध 50% डिस्काउंट में मिल रहा है
तो वो ऑटोमेटिकली ये मान लेता है कि वॉलमार्ट के सारे प्रोडक्ट्स सस्ते ही होंगे। उसी तरह डीकैथलॉन अपने एंट्रेंस पर अल्ट्रा चीप प्रोडक्ट्स रखता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा जैसे डीकैथलॉन के सारे प्रोडक्ट्स सस्ते में मिलते हैं। सेकेंडली, डीकैथलॉन अपने सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स को एकदम स्टोर के अंदर प्लेस करता है। क्यों? क्योंकि जब भी कस्टमर इन पॉपुलर प्रोडक्ट्स को लेने के लिए स्टोर के अंदर जाता है तो रास्ते में उनको इतने सारे प्रोडक्ट्स दिख जाते हैं कि वो कुछ ना कुछ खरीद ही लेते हैं। इनफैक्ट डीकैथलॉन का जो स्टोर डिजाइन है इस तरीके से बनाया गया है कि स्टडीज ये कहती है कि 84% कस्टमर्स डीकैथलॉन के स्टोर में कम से कम 30 मिनट से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, यानी कम से कम आधा घंटा तो वो स्टोर में घूमते ही हैं और घूमते घूमते कुछ ना कुछ ले ही जाते हैं। एंड लास्टली, डीकैथलॉन का सबसे अट्रैक्टिव स्ट्रैटेजी है उनका कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्ट्रैटेजी। जैसे वो शू लेसेस पर भी 2-2 साल की वारंटी देते हैं और मार्केटिंग में पैसा बचाकर अपने प्रोडक्ट्स को 20 से 30% डिस्काउंट में बेचते हैं। और कभी आपको डीकैथलॉन के प्रोडक्ट्स फॉल्टी लगे तो उनका रिटर्न पॉलिसी इतना आसान है कि वो आपसे बिना कोई सवाल किए आपको प्रोडक्ट एक्सचेंज करके दे देंगे। पर अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि डीकैथलॉन अपने प्रोडक्ट्स को 20 से 30% डिस्काउंट में कैसे बेच पाता है। दोस्तों, इसके पीछे 3 रीजंस हैं। डीमार्ट की तरह डीकैथलॉन के स्टोर्स हमेशा एक नॉन प्राइम लोकेशन पर होते हैं। जैसे आपको मैकडॉनल्ड्स हमेशा किसी मल्टीप्लेक्स या मॉल या किसी प्राइम लोकेशन पर मिलेगा, लेकिन आपको इन लोकेशंस पर कभी भी डीमार्ट या डीकैथलॉन नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप प्राइम लोकेशन पर अपना स्टोर खोलते हो तो आपको लैंड और रियल एस्टेट दोनों बहुत महंगा पड़ता है। इसी वजह से डीकैथलॉन और डीमार्ट दोनों शहर के ऐसे कॉर्नर पर अपना स्टोर खोलते हैं जहां उनको लैंड और बिल्डिंग दोनों भी सस्ता पड़ता है। इसकी वजह से वो अपने प्रोडक्ट्स को और सस्ते दाम में बेच पाते हैं। सेकेंडली, डीकैथलॉन मार्केटिंग में बिल्कुल स्पेंड नहीं करता और आपको ये सुन के हैरानी होगी कि स्पोर्ट्स मार्केट में मार्केटिंग इतना बड़ा एक्सपेंस है कि अगर आपका प्रोडक्ट 1000 रुपए का है तो उसमें 300 रुपए यानी 30% कॉस्ट सिर्फ मार्केटिंग में लग जाता है। और डीकैथलॉन क्या करता है, वही 1000 रुपए का प्रोडक्ट आपको 700 रुपए में बेचता है और मार्केटिंग में बिल्कुल खर्चा नहीं करता। इससे जब कस्टमर सस्ता और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देखता है तो ऑटोमेटिकली 10 लोगों को बताता है, जिससे डीकैथलॉन की मार्केटिंग वर्ड ऑफ माउथ से बहुत स्ट्रांग हो जाती है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डीकैथलॉन मार्केट में सबसे बढ़िया प्रोडक्ट्स बनाता है और वो अपने प्रोडक्ट्स को कंसिस्टेंटली इंप्रूव करते रहते हैं। और यहीं पर आती है डीकैथलॉन की इनोवेशन क्वाड्रेंट स्ट्रैटेजी। इस इनोवेशन क्वाड्रेंट में पहला कैटेगरी है स्मॉल इंप्रूवमेंट इनोवेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोकल स्टोर में टॉर्च खरीदते हो तो एक बेसिक हेड टॉर्च में आपको मिलेंगे 30 लूमेन ब्राइटनेस एंड 20 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ। लेकिन डीकैथलॉन ने इस प्रोडक्ट को मार्केट से इतना बेहतर बनाया कि उसी कॉस्ट में डीकैथलॉन 200 लूमेन ब्राइटनेस के साथ 30 घंटे की बैटरी लाइफ देता है, वो भी रिचार्ज फैसिलिटी के साथ। तो जब कस्टमर 2 प्रोडक्ट्स में इतना ज्यादा फर्क देखता है तो डीकैथलॉन के प्रोडक्ट्स अगर कॉस्टली भी हो तो भी कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है। अब आते हैं दूसरे कैटेगरी में और वो है टेक्निकल इनोवेशंस। फॉर एग्जांपल, पहले जो अपने साइकिल्स आते थे उन साइकिल्स में आपको मैन्युअली गियर चेंज करने पड़ते थे, बट उस टाइम पर डीकैथलॉन ने मार्केट में एक ऐसा साइकिल लाया जो ऑटोमेटिकली गियर्स चेंज कर लेता था। और इस टेक्निकल चेंज की वजह से साइकिलिस्ट चाहे पहाड़ों में हो या फ्लैट लैंड पर, उसको साइकिल चलाने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती थी। तो इसी तरह डीकैथलॉन अपने प्रोडक्ट्स में ऐसे इंप्रूवमेंट्स लाता था जो मार्केट में कोई नहीं ला पाता था। अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम चलते हैं थर्ड कैटेगरी में और वो है यूजर एक्सपीरियंस इनोवेशंस। फॉर एग्जांपल, डीकैथलॉन ने अपने ट्रैकिंग के प्रोडक्ट्स को इतना लाइट बनाया कि मार्केट के स्टैंडर्ड से डीकैथलॉन के ट्रैकिंग प्रोडक्ट्स 15 से 20% हल्के होते थे। अब आप मुझसे कहोगे कि भाई 15 से 20% वेट कम करना कौन सी बड़ी बात है और इससे सेल्स में कैसे फर्क पड़ेगा। अगर आप एक ट्रैकिंग एंथुसियास्ट से बात करोगे तो आपको ये बताएंगे कि जब आप 20 किलो वजन लेके पहाड़ चढ़ते हो तब 15 से 20% वेट रिडक्शन बहुत बड़ी बात होती है और इससे कभी कभी जान भी बच जाती है। क्यों, क्या, कैसे, वो आपको आपके ट्रैकिंग वाले दोस्त मुझसे बेहतर बताएंगे। और इस इनोवेशन क्वाड्रेंट के लास्ट सेगमेंट में आता है ब्रेक थ्रू इनोवेशन। ये इनोवेशन इतने खास होते हैं कि ये पूरे मार्केट के स्टैंडर्ड्स को बढ़ा देते हैं। जैसे 10 साल पहले अगर आपको टेंट बिठाना हो तो आपको कम से कम 20 से 30 मिनट तो लगते ही थे, लेकिन दोस्तों डीकैथलॉन ने एक ऐसा टेंट बनाया जो सिर्फ 2 सेकंड में रेडी हो जाता था। अब आप सोच के देखो कि 10,000 फीट पहाड़ चढ़ने के बाद जब आप में बिल्कुल एनर्जी नहीं होती तब आपसे कोई कहे कि आपको रेस्ट करने के लिए और आधा घंटा मेहनत करना पड़ेगा तो आपको कैसा लगेगा। और इस टाइम पर कोई आपको बस 2 सेकंड में टेंट बना के दे दे
तो सोचो कितनी बड़ी बात है। और अब सोच के देखो कि जब प्रोडक्ट इतना अच्छा हो तो इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या आपको शाहरुख खान की जरूरत है? नॉट एट ऑल। ये प्रोडक्ट्स अपने आप ही एक मार्केटिंग इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, जिसकी वजह से डीकैथलॉन का सेल बढ़ जाता है। तो इसी तरह इंडियन मार्केट के बिगिनर्स और होपफुल के मार्केट को टैप कर मार्केटिंग से पैसा बचाकर प्रोडक्ट इनोवेशन में इन्वेस्ट करते हुए डीकैथलॉन ने इंडिया और पूरी दुनिया के लिए वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स बनाए और इसी वजह से डीकैथलॉन इंडिया में एक मार्केट लीडर बन चुका है। ये थी दोस्तों डीकैथलॉन की कहानी। तो अब सवाल ये है कि डीकैथलॉन की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? लेसन नंबर 1, दोस्तों इंडिया में एक तरफ जहां सारे ब्रांड्स इंडिया के ब्रांडेड सेगमेंट को टैप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया के अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी उभर कर दिख रहा है। तो उस प्रोडक्ट कैटेगरी को ढूंढो जहां आज कोई भी ब्रांड नहीं है। जैसे टेंट्स के लिए इंडिया में कोई बड़ा ब्रांड नहीं था, तो डीकैथलॉन ने टेंट्स में अपना ब्रांड बना लिया और आज भी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो उन प्रोडक्ट्स को ढूंढो जिस कैटेगरी में ब्रांड नहीं है और ये सोचो कि वहां ब्रांड बन सकता है कि नहीं। लेसन नंबर 2, इंडिया में चाहे ई कॉमर्स या ऑनलाइन शॉपिंग कितना भी आगे बढ़ जाए, इंडियन मार्केट में टच एंड फील का जो सुपर पावर है वो कभी खत्म नहीं होगा। तो हमेशा ये याद रखो कि चाहे ऑनलाइन आप कितना भी सेल कर लो, फिजिकल स्टोर आपके ब्रांड को हमेशा एक कदम आगे लेके जाएगा। एंड लास्टली दोस्तों, हमेशा याद रखो कि प्रोडक्ट इनोवेशन हमेशा मार्केटिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, है और रहेगा। और इस कहानी में हमने देखा कि एक तरफ जहां सारे ब्रांड सेलिब्रिटीज और मार्केटिंग पर पैसा उड़ा रहे थे, डीकैथलॉन ने अपने प्रोडक्ट इनोवेशन में पैसा खर्चा, जिसकी वजह से वो आज भी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बना पाते हैं। और जब आप वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड बाय द वे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए, बस मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केटिंग में इतना इन्वेस्ट मत करो कि प्रोडक्ट इनोवेशन को भूल जाओ, because product innovation will always trump marketing innovation. That's all from my side for today guys. अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह बिजनेस केस स्टडीज के बारे में पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये लाइक और सब्सक्राइब फ्री है, लेकिन हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज डू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। बाय बाय।